मैराथन जो चलाई जाती हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए होती हैं कि आप एक रिवाइज कर सकें। तो आप गलत नहीं मानते इसको? 50-50 है सर। ठीक है। पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है। वेलकम टू लॉजिकली सेंसिबल वेयर टू पीपल मीट, डिस्कस एंड शेयर। उसी थीम में आज हमने बुलाया है हमारे नए गेस्ट को, जो है रजत भाटिया सर। थैंक यू सर। रजत भाटिया सर को 13 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने में। जय एकेडमी में इस वक्त वो पढ़ा रहे हैं, एचओडी है मैथ्स के, और उनकी खुद की कोचिंग भी है वेदाश्री पॉइंट, जिसमें वो काफ़ी सालों से 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल। तो आज का हमारा पॉडकास्ट कितना प्रोडक्टिव और कितना फायदेमंद हो सकता है बच्चों के लिए, स्पेशली 10th में जो बोर्ड के बच्चे दे रहे हैं इस बार एग्जाम, उनके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, तो उसी को दिमाग में रखते हुए रजत भाटिया सर, वेलकम टू लॉजिकली सेंसिबल। थैंक यू सर। सर आपसे बहुत सवाल पूछेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ आपके अनुभव के हिसाब से, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ नॉर्मल लोग हम जैसे लोगों को भी होती है, उससे रिलेटेड हम सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल सर। जी सर। मैथ्स का इतना बड़ा हवा क्यों बना के रखते हैं सारे बच्चे सर? सर मैथ्स का हुआ शुरू होता है क्लास 6 से। बच्चे क्लास 6 से लेकर 8th में उतना फोकस नहीं करते। वो मैथ्स किसी भी टीचर से पढ़ते हैं जिसका प्राइमरी सब्जेक्ट मैथ्स है ही नहीं। अच्छा। ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि एक कोई टीचर बच्चों को मैथ्स क्वेश्चन तो बता सकता है, पर उसका फाउंडेशन जब तक उनको क्लियर नहीं होगा, जैसे सपोज करिए एरिया ऑफ सर्कल, जी। मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं कि पाई आर स्क्वायर, वो कभी पूछते ही नहीं है कि उसकी प्रूविंग कैसे आई। अगर बच्चों को उसकी प्रूविंग पता लग जाए या फॉर्मूले का बेस उन्हें पता लग जाए कि ये कैसे आता है और इसका यूज़ कैसे करना है, तो फिर बच्चों को मैथ्स ईजी लगने लगेगी। आप बिल्कुल एंड टाइम पे सोचोगे अब मेरा 10th आ गया और अब मैं मैथ पढ़ लूँ, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैथ को कवर अप करने में। लाइक थ्योरी सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ के काम बन जाता है, पर मैथ्स में जब तक फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप चलता है, बहुत समय नहीं हुआ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन कर रहा था मैं कि जैकेट में एक बिल्डिंग बन रही है न्यू। मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया कि वो अप्रॉक्स जनवरी से बनना शुरू हुई, जनवरी से लेके अब फेब आ गई, 2 महीने उसको कंप्लीट होने वाले हैं। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर की जो लेंटरिंग है ना, वो बहुत जल्दी कर ली, पर उन्होंने टाइम लगा फाउंडेशन में। उन्होंने उसको पिलर बनाने में, उसकी गड्ढे खोदने में, उसकी नींव डालने में उनको उन 60 डेज में से अप्रॉक्स 35 से 40 डेज लगे। और एक बार फाउंडेशन अच्छी बन गई तो फ्लोर बनाने में, फर्स्ट फ्लोर तक जाने में उनको हार्डली 8 to 10 डेज लगे। आप जाके चेक कर सकते हैं। आप देखिए जरा बिल्कुल कितने प्रैक्टिकल तरीके से और कितने आसान तरीके से समझा दिया कि नींव कितनी ज़रूरी होती है किसी भी, और स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के लिए। मैथ्स के लिए आप शुरू से फॉर्मूले अच्छे पढ़िए, रिवाइज करिए, और आगे बढ़ते जाएंगे तो काम आपका अच्छा होता जाएगा। आप हमेशा, जैसे सपोज करिए सर्कल है जी, कोई और चैप्टर ले लीजिए, ट्राइंगल है, बच्चों को ज्योमेट्री थोड़ी टफ लगती है। क्यों? क्योंकि वो थ्योरम्स नहीं करना चाहते। अगर आप थ्योरम्स नहीं करेंगे और आप सोचेंगे सीधे एक्सरसाइज शुरू करो, तो वो क्वेश्चन आपसे होंगे और आगे जाके आप अटकने लगोगे, क्योंकि आपने उसका बेसिक नहीं किया। क्लास 9th में एक चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री, हार्डली 4 to 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। टीचर्स भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, बट सीबीएसई में वो चैप्टर है, आईसीएसई में है ही नहीं। यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको बेसिक सिखाई जाती है कि सब्ट्रैक्शन क्यों है, एडिशन क्यों है, उसके बहुत उसमें लॉजिक्स है। आप लॉजिक्स पकड़ लोगे तो आपको मैथ्स इजी लगने लगेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैथ इक्वल्स टू लॉजिक। अगर आप केमिस्ट्री में भी लगाएंगे, फिजिक्स में भी लगाएंगे, वो भी सिंपल लगने लगेगी। रटना नहीं है कोई भी चीज़ को। सर मगर मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों के अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी है बहुत ज़्यादा। ये मेरे ख्याल में, आप तो मैथ से डील कर रहे हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। उनके अंदर पेशेंस है सर। वो ये चाहते हैं कि यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े जो कंसिडर करते हैं अपने आप को यूट्यूबर्स, वो अपना 4 घंटे में पूरी मैथ्स खत्म कर देते हैं 10th की, 6 घंटे में पूरी मैराथन चलाते हैं
तो सर कितने हद तक वो ठीक है बच्चों के लिए, या कितने हद तक वो हानिकारक है बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए? वो सर मैराथन जो चलाई जाती हैं वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के लिए होती हैं कि आप एक रिवाइज कर सकें। अच्छा, तो आप गलत नहीं मानते इसको? 50-50 है सर, ठीक है। पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से सही भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने मान लीजिए शुरू के पढ़े ही नहीं है और वो सिर्फ सोचे कि मैं ये 4 घंटे की मैराथन बैच अटेंड कर लूंगा और मेरा हो जाएगा, तो फिर नहीं काम बन सकता। मैराथन उनके लिए है जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ा है, अब अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। अगर आप सिलेबस को रिवाइज अच्छे से कर रहे हैं तो आपके लिए मैराथन अच्छी है, अदरवाइज तो फिर वही हो जाएगा कि हम बैठे तो हैं पढ़ने, बुक तो खुली है पापा के डर से, पर आ कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल सही, बहुत ही प्यार से जवाब दिया सर ने। सर एक और मेरा सवाल है, अच्छा मैं पहले भी मुझे नहीं पता कि मैं हर अपने पॉडकास्ट में ये स्टेटमेंट क्यों सर, आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स इन ऑल द पॉडकास्ट, कि मेरे पास जो सवाल होते हैं वो सारे बच्चों के दिए हुए होते हैं सर। मतलब मैं ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि मैंने कोई रिसर्च की हो, हाँ रिसर्च होती है बट बच्चों के साथ बैठ के। जैसे मैंने सारे अपने बिल्कुल स्केड्यूल कर लिए थे अपने सारे पॉडकास्ट के, मैं मैथ्स का लूंगा, साइंस से किसी सब्जेक्ट का लूंगा, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, फिर इंग्लिश का भी लूंगा। तो मैंने सबके बच्चों से बात करके फिर मैंने एक एक सवाल लेके फिर मैंने रिसर्च करके उसमें लिखे मैंने। तो मैं उसी के बेस पे ये सवाल पूछ रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि हम सारे क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूला है उसको याद करने का? सर मैं तो अपने बच्चों से बार बार बोलता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है, आप एक या दो ब्लैंक वाइट पेपर उठाइए जी, सारे फॉर्मूलों को लिखिए एक जगह जी, और कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनमें कंपैरिजन होता है। जैसे सपोज करिए स्टैटिक्स है, अब स्टैटिक्स में मीन निकालने के 3 तरीके, तो वो तीनों फॉर्मूले एक जगह होने चाहिए। अच्छा, ताकि आप उसमें कंपैरिजन कर सकें कि अगर मैं शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूँ और एज्यूम मीन से कर रहा हूँ तो कितना डिफरेंस है। अब एज्यूम मीन और आपका स्टेप डेविएशन में कितना डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सब में फ़र्क होता है। सारे फॉर्मूले आपके पास एक जगह लिखे होंगे और मैं तो ये भी कहता हूँ कि थोड़ा सा पैसा खर्च करो, लेमिनेशन कराओ, उनको ऐसा कार्ड की तरह रखो 2 पेजों को। जी जी, ताकि आप स्कूल जा रहे हो, बस में जा रहे हो, टेम्पो में बैठ के जा रहे हो, वो आपका टाइम वेस्ट ना हो। बोर्ड के टाइम पे आप उसको आप पूरा बैग निकाल के बुक नहीं रिवाइज कर सकते, आपने निकाला वो फॉर्मूले रिवाइज करने लगे। आप कहीं फ्री भी बैठे हो, आपका मन नहीं हो रहा, आपने कहीं इतना सारा, जब टाइम मिले जब निकाल के आप रिवाइज कर सकते हैं। और हमेशा लिख कर देखिए जी। मैथ्स में अगर आप लिखते नहीं हो, सवाल लगाते नहीं हैं, तो होगा क्या कि आप जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे आपको लगेगा आता तो सब है, पर जैसे आप करने बैठोगे तो दिमाग से उड़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिटन में करके नहीं देखा। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, बच्चे आजकल मैथ्स कैसे पढ़ते हैं, उन्होंने क्या करा, एक सरल सा एग्जाम्पल लगाया और फिर उन्होंने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। अब वो उस चीज़ को लगा कर नहीं देखते। अब रिटन में आप लिखोगे नहीं तो होगा क्या कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन, हाँ अच्छा ये तो मेरा देखा हुआ था, बट आपने क्या करा, जब उस बड़े से क्वेश्चन में अटक गए तो आपने बुक खोली, उस पर्टिकुलर बुक का सॉल्यूशन उस जगह देख लिया। आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी अच्छा, कि वो बुक का वो पेज मुझे पलटना है, मैं थोड़ा सा हिंट ले लूँ बस। बट एग्जाम में वो थोड़ी सी हिंट नहीं मिलती और हम पीछे रह जाते हैं। अगर आप घर पे भी बहुत ही ईमानदारी से सेट पेपर लगाओ, आप एक बार लगाओ, चेक करो, कोई उसमें मत देखो, अटक गए क्रॉस कर दो, सेल्फ चेकिंग कर लिया आपने। आप बाद में जब पेपर रख दिया कि मेरे इतने सही हुए, सबसे एंड में जाके आप उसको क्रॉस चेक करो कि मुझे ये नहीं आए थे। अब उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलग से लगाओ, पर ऐसा मत करो कि थोड़ा सा लगाया फिर उसमें से हिंट ले लिया, थोड़ा सा लगाया और हिंट ले लिया। ये हम लोग सब करते हैं, बट नंबर उन्हीं के अच्छे आएंगे जो इस फॉर्मेट को छोड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको आदत है थोड़ा सा सॉल्यूशन देखने की, क्योंकि कुछ पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं सर दिन भर तो मैथ लगाती है ये या लगाता है, फिर भी नहीं होता। होता क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको दिखाने के लिए लग तो रहे हैं, पर वो जहाँ अटकते हैं वो तुरंत इमीडिएट सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिश करिए कि ऐसे सैंपल पेपर लगाएं जिनके नीचे सॉल्यूशन ना दिए। मार्केट में ऐसे सैंपल पेपर आते हैं जैसे क्वेश्चन के नीचे उनका सॉल्यूशन है, अगर उनके नीचे सॉल्यूशन दिया होगा तो आप कभी भी उस क्वेश्चन को
उतने टेम्परामेंट से कभी एफर्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आप जहां अटकोगे आपको सामने सॉल्यूशन दिख रहा होगा, और अगर सामने सॉल्यूशन दिखेगा तो फिर एग्जाम में आप ज़्यादा दिक्कत एफर्ट होगी। लगाने की कोशिश नहीं करोगे एक्चुअली। बहुत ही बढ़िया। सर ये बताइए सर, एक ये तो मेरा पर्सनल सवाल है, सॉरी मैं हर बार पूछता हूँ एक ना एक पर्सनल सवाल अपना। सर परसेंटेज जो होता है ना, जैसे तमाम सिचुएशंस में हम कभी वी गेट स्टक लॉट ऑफ टाइम दैट वेन एवर इन सिचुएशन कम्स, कोई भी सिचुएशन आती है हमारे पास कि इतने का इतना परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, 2000 का 25% कितना होगा, 2500 का 70% कितना होगा, या इतने परसेंट फ़ायदा हुआ इतने परसेंट लॉस हुआ। सर ये परसेंटेज निकालने का कोई तरीका ऐसा है कि जो सर बहुत आसानी से निकाल लें हम परसेंटेज? सर परसेंटेज का एक सिनोनिम्स है, ठीक है। परसेंटेज इक्वल टू प्रैक्टिस। बट फिर भी मैं इसमें आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा दूं। जैसे सर ने कहा 2000 का 25%, जी तो जिस भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो उसको आप मल्टीप्लाई करिए। परसेंटेज साइन रिमूवल के लिए अपॉन में 100 आता है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, आपको तुरंत परसेंटेज। जैसे 2000 का 25%, 25% है तो आपने 25 का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई 100 किया। अच्छा 2000 का 25 से कर दिया तो मल्टीप्लाई 5000। दो 5000 2000 को आपने 25 से किया तो हुआ 5000, और 2 डिवाइड कर दो, 2 जीरो उसके कैंसिल कर दो, ठीक है, तो आपका 500। बहुत बढ़िया। क्लियरली आप कर लोगे। सर ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो हमारे 10th के बच्चे जो अपियर हो रहे हैं बोर्ड के लिए, और मेरे ख्याल में सर 10th 10 तारीख को ही है शायद हाँ सर, इनका, 10 मार्च को बोर्ड का एग्ज़ाम है, और उनके लिए मैं चाहता हूँ कि सर एक रामबाण दे दें आप। कुछ स्कूलों में 9 मार्च को भी एग्जाम है सर, अच्छा मैथ का ही। हमारे जे अकेडमी में 9 तारीख को ही है, तो वो 9th के लिए है शायद। 9th के लिए सर। चलिए तो सर उनके लिए भी सर टॉपिक वाइज ऐसे वो कैसे तैयारी करें कि उनका सबसे ज़्यादा फोकस, वैसे तो देखिए बीइंग अ टीचर मैं भी एक टीचर हूँ, कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, फिर उससे कम ध्यान देना है, फिर उससे कम ध्यान देना है। सर ऐसे टॉपिक वाइज अगर आप समझा दें सर। इसमें मैं शॉर्ट में जी जी नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा सर, प्लीज़ सर प्लीज़। तो इसमें सर 2 कैटेगरी आ गई हैं मैथ्स के लिए, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। जी अब हो क्या गया है सर, बेसिक जो बच्चों ने ले रखी है उनके पेरेंट्स को एक ये हो चुका है कि सर वो बेसिक का क्या आता है, कुछ अलग आता है, या स्टैंडर्ड का बहुत टफ पेपर आता है। देखिए कुछ साल पहले तो स्टैंडर्ड और बेसिक जैसी कोई फिलॉसफी था ही नहीं। टीचर पेपर बनाने वाले वही हैं बोर्ड के। बिल्कुल भाई थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं, अगर आप ऐसा समझते हो कि बिल्कुल ही सब सरल आ जाएगा, अगर आपने स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाई की है तो बेसिक तो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बिल्कुल बस एक साइकोलॉजी बन गई है कि किसी पेपर पे ये चिपका होना चाहिए कि बेसिक बेसिक है। भले ही उसका अगर आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकलवाएं उस पेपर का, अगर आप चेक करें कि कितना टफ है, तो वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा, मतलब स्टैंडर्ड 20 है तो वो 19 निकलेगा, होगा बिल्कुल बहुत फर्क नहीं होगा कि आप समझो 50% का फर्क हो। अब पहले क्लास 10th के लिए बात कर लेते हैं कि क्लास 10th में देखिए यूनिट वाइज चलते हैं। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, फिर आता है आपका ये नंबर सिस्टम के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब मैं फिक्स उसमें नहीं बता रहा हूँ, वो आपकी नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं बता रहे सीक्वेंस आप। नहीं है। ठीक है, आप समझिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए अलजेब्रा, जो 20 मार्क्स की आती है, यूनिट वाइज में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो व्यूअर्स। अलजेब्रा। इसके बाद आपका आता है टिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की आती है, और फिर ज्योमेट्री 15 मार्क्स की आती है। आप इनको एडिशन करेंगे तो 47 अराउंड हो जाएंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर है, और 47 मार्क्स अगर इन 3 यूनिट से आ रहे हैं तो अराउंड 58% पेपर इन 3 यूनिट से आ रहा। अगर आप इन 3 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो वो बच्चे जो कहते हैं कि सर कैसे पास ही हो जाएं, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है। और जो अच्छे बच्चे हैं ऑलमोस्ट उनको भी करना ही है, क्योंकि 58% पहले जो ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उनको सिक्योर कर लें। इसमें एक ड्रॉबैक और आता, ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, कुछ पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है सर हमारे बच्चे को टिग्नोमेट्री नहीं आती, तो मैंने जो 47 में 12 मार्क्स टिग्नोमेट्री के बताए, आप उसकी जगह स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो बचे हुए यूनिट है हमारे, स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये 11 नंबर की आ जाती है। और एक शुरू का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, ये 6 मार्क्स का आ जाता है, और इस तरह से आप उसको कवर अप कर सकते हैं। तो
अगर आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन करेंगे, मान के चलिए जैसे नंबर सिस्टम है और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है। अब नंबर सिस्टम बोर्ड कह रहा है कि मैं 6 मार्क्स की दूंगा, और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी उसमें भी फिक्स है कि स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन लॉन्ग में आना ही आना है 5 मार्क्स में, फिक्स है वो तो। और उसमें से स्टैटिक्स में आपका मीन, मोड, मीडियन 3 है। मीन के 3 केस हैं, एक मोड का, एक मीडियन का। इनके आप क्वेश्चंस लगा जाइए, 5 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। अब आप दिन रात नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि सर मुझे नंबर सिस्टम नहीं आता, नंबर सिस्टम नहीं आता, वो आना 6। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत पढ़िए, बट मेरा कहना है अगर आप वीक हैं, आपसे उतना नहीं होता, तो पहले आप ऐसे चैप्टर फोकस करें जिनका बिल्कुल श्योर है कि इतना आना है। प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ईजी लगेगी, तो वो बच्चे बहुत जल्दी करते हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है। मैं इसमें एक भूल गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बच्चों को बहुत ईजी लगता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे फोकस करें, प्रोबेबिलिटी पे फोकस करें, स्टैटिक्स पे फोकस करें। जिसको देखिए 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, उसका फोकस तो पहले ही क्लियर है। वो तो अब सर ने जैसे शुरू में कहा था मैराथन, वो तो अब अपनी मैराथन कर रहा होगा। वो 100 वाले तो अपनी मैराथन अपनी उनने शुरू कर दी होगी महीने भर पहले। ये तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि हम पास कैसे हो जाएं, या अगर हम कहीं वीक हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए थोड़ा अच्छा कर गए आप, अगर आपने प्रिपरेशन में 40-50% अच्छा गेन कर लिया, तो गॉड ग्रेस आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिले कि जो आपको टिक्नोमेट्री टफ लगती थी आप वो कर लो, आपको नंबर सिस्टम टफ लगती थी आप वो कर लो, जिसमें आपका बेनिफिट हो जाए। इसमें एक एग्जांपल मैं लूँगा, आप डरो मत किसी चीज़ से। आप लोग करते क्या हो कि आपने देखा कि ट्राइंगल टफ है, सिमिलैरिटी नहीं आती, आप उसको नहीं लगाओगे, मत लगाओ। पहले आप वो चैप्टर लगा लो जो आपको आते हैं, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, फिर आप ट्राइंगल शुरू कर देना। डरो मत, सबसे पहली बात। आप डर के छोड़ दोगे चीज़, वो आपको हमेशा दिक्कत देती रहेगी। बहुत ही बढ़िया सर, ये तो सर आपने बोर्ड के हिसाब से बहुत बढ़िया आंसर दे दिया। बट सर अगर जो बच्चे, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बच्चा तो नहीं हूं, मगर अगर कोई इंसान अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहता, बोर्ड तो छोड़ दीजिए आप, कोई मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहता, तो उसके लिए आपकी एक एक्सपर्ट एडवाइस क्या होगी सर? कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप मुझे पता है आप बोलेंगे प्रैक्टिस करिए, बट एक्चुअली कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? अगर कोई मेरी उम्र का भी इंसान है, अगर उसे अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करना है, तो वो कहाँ से कर सकता है? बिल्कुल बेसिक से सर। सबसे पहले टेबल से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, डिविडेशन, मल्टी, ये तो 4 सब 8th क्लास तक कॉमन सब पढ़ते ही हैं। बहुत से पेरेंट्स भी बोलते हैं कि सर मैं पढ़ाता था बच्चे को, क्योंकि वो 8th तक यही सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो सब लोग डील कर लेते हैं। जब आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपका ऑटोमेटिक मन लगने लगेगा। जैसे मुझको बेसिक नहीं आती मान के चलिए बिल्कुल, और अब मुझे कोई बिल्कुल हायर टेंसेस पढ़ाने लगे, या किसी को बोल दिया जाए कि यार तुमको बिल्डिंग बनानी है पर फर्स्ट फ्लोर से, अच्छा हाँ, तो ग्राउंड फ्लोर तो तैयार करना ही पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर तभी आप तैयार कर पाओगे। तो आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, मतलब टेबल पढ़ लिए, टेबल पढ़िए, नॉर्मल टेबल याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब ये याद होने चाहिए। जैसे बहुत सी शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे बहुत लोगों ने ये ट्रिक देखी भी होगी, मैंने बच्चों को बताई भी है। जैसे ऐसी डिजिट हैं जिनके लास्ट में 5 आता है, सपोज करिए हमने 35 को पिक कर लिया, अब 35, 45, 55, 65 ऐसी यूनिट जिनके, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में यूनिट डिजिट 5, तो इनके स्क्वायर करने का बहुत सिंपल तरीका है। 35 का फर्स्ट है 3, 3 के बाद आता है 4, 4 3 जा 12 को लिख लीजिए 1 2, ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 1 2 2 5। बहुत बढ़िया भाई। तो देखिए ये आपको बिना जय एकेडमी में एडमिशन और बिना वेदाश्री पॉइंट में एडमिशन में आपको फ्री में ये सारी स्किल्स मिल रही हैं, सिर्फ लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही बढ़िया सर। तो ये बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अच्छे करते जाएंगे तो डेफिनेटली मैथ्स इंप्रूव होगी सर। वैसे अब देखिए होता क्या है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब बोला तो नहीं अभी तक, बट हो सकता सोचते होंगे कि मैं किसी भी गेस्ट को बुलाता हूं तो मैं उसकी तारीफ करता हूं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो डिजर्विंग है मैं तो उसी को बुलाऊंगा ना। मैं हर किसी टीचर को नहीं बुला लूंगा, कहीं से भी पकड़ के ले आऊं मैं और मैं 1 घंटे का उसके साथ पॉडकास्ट करूंगा। जो अपनी फील्ड में कल्ट है मैं उसको बुलाऊंगा। मैंने सारे टीचर्स अभी तक जितने भी बुलाए हैं,
चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम आशु मैम, मनीष सर, स्टार्टिंग फ्रॉम मनीष सर, फिर आशु मैम, फिर परविंदर सर, मैंने इतने सारे मीना मैम को बुलाया, मैंने आयवन सर को बुलाया, और अब मैं फरहान सर को बुलाया मैंने बायो वाले, और मैं रजत भाटिया सर को बुला रहा हूँ। मैथ्स में सारे टीचर कल्ट हैं जिन्होंने अपने अपने जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट से प्रूफ किया है सर आप लोगों ने कि 10th के बच्चे, जो 12th के बच्चे, इनके निकाले हुए, इनके पढ़ाए हुए, वो कहीं ना कहीं मतलब आसमान को छू रहे हैं वो अपनी फील्ड में। सर मैंने बहुत सुना है सर, और मैं आपका कलीग भी हूँ, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते भी हैं सर, आपसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को प्यार करवाना इतना आसान नहीं होता। मतलब हम उनके साथ अगर टाइम पास करें, या हम उनको स्टोरी सुनाएं, या हम उनके कंधे पे हाथ रखें, तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये टीचर जो है वो टाइम पास कर रहा है। बट एक्चुअली अगर बच्चा अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप कुछ दे रहे हैं उसको, ऐसी चीज जो दूसरे टीचर्स नहीं दे रहे। सर मेरा आपसे सवाल ये है, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए इसमें मैं आपकी बात समझ गया। जी जी। देखिए क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप बोल रहे थे ना कि उनसे अच्छे से वो करना, उनके कंधे पे हाथ रख देना। देखिए बच्चा समझ जाता है कि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बेनिफिट देती हैं, लॉन्ग टर्म में आप बच्चे के साथ कितनी मेहनत करते हैं। जैसे आपके पॉडकास्टर में जो बैठे हैं वो भी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। देखिए आप उनसे पूछिएगा कि ये जब निकल गए तो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे उससे दुगनी, क्योंकि तो सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ ये जो बच्चा बैठा हुआ है जो पूरा अरेंज कर रहा है इस पॉडकास्ट को, ये सर आप खुद सोचिए किस उससे आया है ये। ना मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ना इसको कोई फायदा है, ये सिर्फ रिस्पेक्ट करता है सर, इसको पढ़ाया है हम लोगों ने। तो हम लोगों ने तो एक्चुअली, देखिए सर मैं अपने बारे में तो नहीं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी तक इतने पॉडकास्ट हो चुके हैं, मैंने अपने बारे में कभी कोई बात नहीं की, कभी भी कि मैंने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया। मैं एक्चुअली, मैं सर, अच्छा एक बार बताऊं, मैं टीचर को अच्छा नहीं होना चाहिए, टीचर को सच्चा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। टीचर अच्छा तो बहुत सारे टीचर है इस दुनिया में, अगर टीचर सच्चा है तो वो किसी भी सिचुएशन में अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। मैं सर जो सवाल था ना, वो मेरा सवाल अभी भी अधूरा है। हाँ सर। वो आप बिल्कुल सही समझ गए, मेरी बातों को आप समझते हैं एक्चुअली। बट मैं ये चाहता हूं कि मैथ्स को, क्योंकि सर मेरे सर में दर्द होने लगता था यार एक्चुअली। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सच्चा, मतलब मैं कभी फेल नहीं हुआ हूं, बट एक्चुअली एक बार प्री बोर्ड में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस, और मैं उस क्वेश्चन पे आ जाऊंगा फिर ये सवाल पूछने के बाद। प्री बोर्ड में क्लास 10th में मुझे अभी तक याद है कि जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, 2001 में मैं क्लास 10th में था, कुछ बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए होंगे अभी तक। 2001 में मैं क्लास 10th में था, तो जब प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया तो यू वॉन्ट बिलीव कि मुझे कुछ नहीं आता था उसके अंदर, और मैंने पूरे क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दिए उसमें, पूरे क्वेश्चंस एज इट इज कॉपी कर दिए। फेल हो गया मैं। मेरे तब भी मेरे शायद 7 या 8 नंबर आ गए थे, क्योंकि टीचर जानता था मुझे, अच्छे से प्यार करता था मुझसे। मेरे एल्डर ब्रदर की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई, और मेरे 43 मार्क्स आ गए थे, पासिंग मार्क्स उस वक्त। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वो ये है, मैथ्स में आपकी क्लास के बाहर जब भी निकलो, मतलब मैं अगर क्लास लेने जा रहा होता हूं तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ बैठे रहते हैं, और वो मतलब पढ़ रहे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बोर हो रहे होते। तो आपका एक एडवाइस टीचर्स को जो मैथ्स पढ़ा रहे होते कि इसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें सर मैथ्स में? 2 तरीके हैं सर जी। मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। फर्स्ट है डिसिप्लिन। अगर बच्चा आपकी क्लास में शांत नहीं बैठा है, आपकी क्लास शोर करती है, तो आप उसे कितना ही अच्छा पढ़ा लो, कितना ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ, वो शांत नहीं बैठेंगे, वो समझेंगे ही नहीं। और इसका दूसरा है सर कि आप उन्हें अच्छा पढ़ाओ तो वो शांत बैठेंगे। दोनों ही वाइस वर्सा है सर। भाई मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ी मैं मेरी फिर बताता हूँ। जी जी जी। डिसिप्लिन रहेगा क्लास में तो बच्चे सुनेंगे। बिल्कुल। डिसिप्लिन कब रहेगा क्लास में? जब आप उन्हें अच्छी मेहनत से पढ़ाएंगे। एक्चुअली कुछ लोग इतना, मतलब आप समझिए कि बच्चों को बच्चों से ज़्यादा वॉइस तो टीचर की आती है क्लास से। अगर बच्चे को आप वो समझा नहीं पा रहे हो अपनी बात, तो वो फिर क्या करेगा? आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो डिसिप्लिन इशू आएगा। फिर उसमें होगा क्या? सबसे पहले आप कोशिश करिए कि जो बच्चे सीखे हुए हैं उनको थोड़ा सा अपना प्रिपेयर होके जाइए, कि वो बच्चे जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, जैसे कोई भी नया टीचर आता है, जैसे मैं भी जब जे अकेडमी में नया नया आया था तो मेरे अरेंजमेंट लगते थे जी, कि इसमें चले जाओ, आज उसमें जाना है, आज इसमें जाना है। और बच्चे जानते नहीं होंगे, आप बच्चे जानते नहीं, तो वो हर बच्चा एक नया सवाल ढूंढ के बैठता था कि इनसे ये पूछो सर, ये वाला डाउट बताना, वो डाउट बताना। अब
होता क्या था, तो मैं भी और प्रिपरेशन करके जाता था कि यार आता तो था ही, पर फिर भी कि चलो रैंडम ये लगा लो, चलो आजकल ये क्या चल रहा, हो सकता है बच्चे यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप बच्चे के टू द पॉइंट आंसर देते हो जी तो बच्चा आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, करेगा। अगर आपने उसको कहा बेटा लिख के दे दो, कल बताएंगे, ये तुमसे किसने पूछ लिया, कौन सी कोचिंग का क्वेश्चन ले आए, ये मत करिए बच्चे के साथ। किसी भी कोचिंग में पढ़े बच्चा, कहीं का भी क्वेश्चन हो, सिलेबस का हो, तो बिल्कुल बताइए। बस उससे ये इतना कह सकते कि हाँ क्वेश्चन सही तो है ना, कहाँ से लाए। कभी कभी बच्चे क्या है, लिखकर क्वेश्चन कुछ गलत कॉपी कर लेते गलत कॉपी कर लेते हैं, एक की फैक्टर मिस कर देते हैं, उन्हें तो लगता है वो सही क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर समझ जाता है। तो बच्चों के डाउट क्लियर करिए, बच्चा ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा, आपकी क्लास का डिसिप्लिन वहीं से अच्छा हो जाएगा। डिसिप्लिन अच्छा होगा तो आपकी क्लास में जो वीक बच्चे हैं ना, उनको भी पढ़ाई एटलीस्ट समझ आएगी। मेरा तो देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई कहता है कि भाई बहुत सारा बोर्ड पे बच्चों से आप करा लो, हम पहले उन्हें करके तो दिखाएं। एक्चुअली बिल्कुल सही। मतलब मेरी फिलॉसफी ये है कि हम पहले उन्हें करके तो दिखाएं। एक एवरेज बच्चा जिसके मार्क्स नहीं आ रहे, आप उससे किस बिना पे कह सकते हो कि बेटा तुम ये प्रिपेयर करके आओ, कल मैं बोर्ड पे कराऊंगा? पॉसिबल नहीं। पहले आप उसको मल्टीपल क्वेश्चन आप तो करके दिखाओ। लीडर की क्वालिटी यही होती है कि पहले वो खुद करे, तब वो दूसरों से कराए। अगर मैं सीधा रिवीजन स्टार्ट करूं और बोलूं कि बेटा तुम्हें ये 4 क्वेश्चन करके लाने हैं, तो आपको तो लगेगा आप सही कर रहे हो, पर वो बच्चों के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल सही। पहले मल्टीपल क्वेश्चन आप उन्हें सिखाइए, प्रैक्टिस कराइए, फिर डिजिट बदल के उन्हें क्वेश्चन दीजिए, तब देखिए कि वो परफॉर्म करते हैं कि नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जगाइए। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा क्रिटिसिज्म मिलता है, ये मैंने आपके साथ भी देखा है कि सर आप भी बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं। मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, जहाँ डांटने की बारी आती है तो डांटते भी हैं। हर उनकी बात में हामी नहीं भरते कि उनकी सारी गलत बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को, जो स्पेशली वीक बच्चे हैं ना, उन्हें ये रियलाइज मत कराओ कि तुम वीक हो। बिल्कुल सही। उनसे ये कह दो बेटा तुम से अभी नहीं हो रहा, पर तुम इससे बेटर कर सकते थे। मतलब उनकी नेगेटिव बात को आप कैसे पॉजिटिवली डिलीवर कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस जगेगा। मैं इस पॉडकास्ट में नाम तो नहीं लूँगा बच्चों का, पर 2 बच्चे थे हैं, उनके पेरेंट्स आए जी कि सर, पहले उनकी बड़ी बच्ची पढ़ती थी मुझसे, तो वो बोले कि कुछ दिन उन्होंने देखा, महीने 2 महीने, और एक अच्छी कोचिंग से हटा कर लाए थे कि भाई सर देखिए, क्योंकि वो नहीं चल पाती वहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे कि आप किसी भी कोचिंग या किसी नहीं, भी नहीं बच्चे का सर, नाम मैं ना लें। बहुत बढ़िया, आप, मैं जानता हूँ आप, नहीं सर, आप कभी हाँ, बच्चों से भी पूछिएगा ना, तो मैं किसी को बोलता हूँ बिल्कुल ना ही किसी कोचिंग की बुराई करनी है। देखिए सब पढ़ा रहे हैं, सब अच्छे हैं, आप उनमें से क्या अच्छा कर पाएंगे बच्चों के लिए। बच्चे बहुत समझदार हैं। तो वो बच्चे आए, वो मैं कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो उतने केपेबल नहीं है माइंड से कि वो उस 70-80 बच्चों में बैठ के उसको कर पाती। तो धीरे धीरे उसने कॉन्फिडेंस हासिल किया। 70-80 बच्चों का नाम लिया आपने, मैं पहुंच पा रहा हूँ वहां तक धीरे धीरे, अरे पर नहीं मैं सर। बताना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। मैं अपने ऑडियंस को नहीं बताना चाहता कि कहाँ पे 70-80 बच्चे बैठते हैं एक साथ। तो जी जी जी। वो बच्चा के जब हो गए कुछ टाइम, 3-4 महीने बाद उनके फादर आए, मदर आई मिलने जी। तो वो यही बोले कि सर इतना तो मोटिवेट हमने भी शायद अपनी बच्ची को नहीं किया होगा जितने अच्छे से कॉन्फिडेंस आपने जगा दिया। देखिए, एक एवरेज और वीक बच्चा तो वैसे ही नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा। बिल्कुल सही। आप उसको डांट के तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कभी नहीं कर पाओगे, अच्छा तुमने डाउट पूछ लिया, तुम तो रहने दो, हटो। तो सही इससे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं सर आप। कर क्या रहे हैं कि वो तो वैसे भी स्कोर नहीं करता था और आपकी बातें उसे लगती हैं टॉन्ट। बिल्कुल सही। हम लोग जाने अनजाने में बोल जाते हैं बातें, पर सामने वाला उसको एज अ टॉन्ट और ताने ले लेता है। तो भले ही थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपने बहुत शुरू में कहा था कि मैथ्स वालों को तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। क्रिटिसिज्म इतना है सर मैथ फिजिक्स वालों का कि रिजल्ट नहीं आया तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म मैथ फिजिक्स का है, पर सबसे ज़्यादा मेहनत भी मैथ फिजिक्स वाले कर रहे हैं, क्योंकि उन पर डर लगा रहता है कि बच्चा पास होगा कि नहीं। सर मैंने एक्चुअली, जो आप इतनी बातें जो आपने अभी इस थोड़े ड्यूरेशन में की हैं, मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ 2 टीचर्स का। पहला तो मैं आपका ही देना चाहता हूँ, जो हमारे रजत भाटिया सर हैं, कि मैं इनके साथ कभी भी बाहर जाता हूँ या हम लोग क्रिकेट भी साथ में खेलते हैं,
जो हम लोग नेट क्रिकेट खेलते हैं वो वाला, तो उसमें भी बहुत सारे सीनियर मिलते हैं जो आपके पैर छूते हैं, जो मुझसे बड़ा होता मेरे भी छूता, बट आपके बहुत छूते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए, जबकि गेस्ट हमारे रजत भाटिया सर हैं, मैं एक टीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस सर ने नॉलेज की बात की है ना, नॉलेज बहुत है सर को, बट मैं एक टीचर के बारे में और बताना चाहता हूँ कि मैं इतना फॉर्चुनेट था कि मैं उस टीचर के साथ गया जहाँ पर मैथ्स का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। एक टीचर बुलाया गया था और उनको डेमो देना था एक क्लास के सामने, 12th क्लास के सामने। और वो जो बच्चे थे वो किसी दूसरे स्कूल के थे, मैं किसी दूसरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, हम लोग गए थे ऐसे ही। तो एक बच्चा जो था सर, वो पहले से प्लॉट करके बैठे हुए थे कि एक IIT का या कहीं का सवाल पूछेंगे उस मैथ्स के टीचर से, और मैं उस मैथ्स के टीचर का नाम भी लूँगा, अभी बताऊँगा मैं उसका। तो सर हम लोग जब पहुँचे, मैं भी बैठा था और वो जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे, मतलब उनका डेमो नहीं था, वो सिर्फ समझा रहे थे। हम लोग, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए गया था थोड़े टाइम के लिए और वो मैथ्स पढ़ाने के लिए गए थे। तो फॉर्चुनेटली मेरा इंग्लिश तो निकल गया बहुत अच्छे से, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे हमें सिर्फ इंग्लिश में बोलना होता है, बच्चे आधे तो वैसे ही शांत बैठ जाते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती सवाल पूछने की। और हमारे जो मैथ्स के टीचर थे, मैं एंड में डिस्क्लोज करूंगा उनका नाम, सर वो बोर्ड पे खड़े हुए थे, वो समझा रहे थे कुछ। अचानक से एक बच्चा पीछे बैठा हुआ था, उसने सर कहा, सर एक सवाल है, मेरा डाउट है सर। उसने सवाल पूछा, तो जब वो लंबा सवाल था सर काफ़ी, तो जब सवाल पूछा गया तो किसी टीचर ने कहा था कि जब वो लोग आएंगे डेमो देने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो तुम ये सवाल पूछना। सर वो जो टीचर थे जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा, बेटा ये तुम जिस बुक से पूछ रहे हो ये वो बुक है, तुम ये वाली एक्सरसाइज से पूछ रहे हो, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है और ये 4थे नंबर पे लिखा हुआ है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट के थ्रू बोल रहा हूँ। 4थे नंबर पे लिखा हुआ है और इसमें तुमने ये डिजिट मिस कर दी, इसमें ये था। और वो सर का नाम है मनीष साहू सर। मनीष साहू सर जो हमारे जय एकेडमी में सीनियर कोऑर्डिनेटर है, ये उनकी बात बता रहा हूँ मैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे रजत भाटिया सर के साथ भी है। कहीं भी किसी भी क्लास में चले जाएं, ये तो अरेंजमेंट के मामले में हीरो हैं, इनको जहां चाहे वहां भेज दो अरेंजमेंट में। ये क्लास 10th भी चले जाते हैं, 9th भी चले जाते हैं, 8th भी चले जाते हैं, 7th भी भेज देते हैं अरेंजमेंट के लिए। बच्चे सवाल लेके बैठे रहते हैं कि रजत भाटिया सर आए, तो सब सर इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। नॉलेज दिखती है सर। बच्चे, मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर आप बच्चों की क्वेरीज क्लियर कर रहे हैं तो वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, फिर उसके बाद बचेगा क्या? बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा। जिस सरलता से आप आंसर दे रहे हैं ना, मैंने वही सरलता, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टीचर है, मैं पहली बता दे रहा हूँ। ये बच्चे बहुत डरते हैं इनसे, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मगर ये प्यार बहुत करते हैं बच्चों को। मतलब ये जैसे इस तरीके से बोल रहे थे ना सर, अगर आप जैसी सोच हो जाए ना लोगों के अंदर, कि आप एक बच्चा जो पहले से डरा और सहमा है, और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि 100% 45 बच्चों में 40 से ज़्यादा मैथ्स अच्छी होगी। नहीं सर, 45 बच्चों में सिर्फ 5 की अच्छी होती है मैथ्स। नहीं, इसमें ये भी है सर। और एक बार स्कूल टीचर्स को सबको समझना भी पड़ेगा कि हर बच्चा आपसे नहीं पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है। आप सोचें कि वो आप ही की कोचिंग आए, आपसे ही पढ़े, हर बच्चा ऐसा नहीं होगा। आप किसी बच्चे को उसकी कोचिंग को लेकर, उसके स्ट्रीम को लेकर बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें। अब कुछ बच्चे मुझसे मिलते हैं, अब बोलते हैं सर कि अब हम स्कूल जाएंगे तो हमसे कहा जाएगा कि ITI हो के IIT की तैयारी कर रहे हो। यहाँ बच्चों में क्या है कि वो पहले ही उसने वो बना लिया कि मुझे तो ये, मैं मानता हूँ, मैं बच्चों की साइड नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है वो बच्चे उतना अच्छा नहीं करते होंगे, उन एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते, पर फिर भी हम बच्चों को अगर क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, अच्छा और परफॉर्म भी नहीं और करेंगे। पढ़ने तो दूर की बात है कि वो आए। देखिए, इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, कितने बच्चे आपके नसीब में हैं वो आपके पास आएंगे। हर राइट बच्चा आपको ढूंढ ही लेगा कि मुझे इनसे पढ़ना। अब जैसे कुछ बच्चे कभी मुझसे बोल देते हैं, सर वो आपसे वो बच्चा डर रहा है, बात नहीं कर रहा है। अब भाई, गलत बच्चे जो हैं, जो इनडिसिप्लिन हैं, वो तो डरेंगे, और उन्हें डरना भी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन तो मस्ट है। आप बहुत से बच्चों से पूछिए, किसी बच्चों को तो एक थप्पड़ नहीं पड़ा होगा आज तक। बिल्कुल कुछ बच्चों को नहीं पड़ा होगा, क्योंकि कभी ऐसा इशू नहीं आया। और मोस्टली जिनको थोड़ी पिटाई हो भी गई, वो ईयर जब निकल जाएंगे थोड़े समय बाद, वो बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। आज एक बच्चा मिला था, सर के पैर छुए उसने, और फिर सर ने मुझे बाद में बताया कि मैंने उसे बहुत मारा था। अब आप ये सोचिए, बच्चा खुद आया और अब वो दूसरे स्कूल में है।
वो दूसरे स्कूल में, वो यूनिफॉर्म भी दूसरे पहने हुए था, वो आया, सर के पैर छुए, मुझे नहीं जानता था वो, नहीं। सर ने मुझे बाद में बताया कि मैंने इसको बहुत मारा था। एक्चुअली यही रिस्पेक्ट है सर। सर एक अगला सवाल लेते हैं सर। हाँ सर। मतलब टीचिंग को, मतलब मैथ्स टीचिंग को सर आप एक बर्डन के तौर पे लेते हैं। मुझे पता है कि आप बोलेंगे वही, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही आंसर, बट एक्चुअली आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप बर्डन के तौर पे लेते हैं टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं यार, वही चीज, ये पैशन। देखिए टीचिंग मैथ्स हो या साइंस हो, मैं दोनों सब्जेक्ट को एज अ पैशन के तौर पे ही लेता हूँ। आपके पॉडकास्ट के बाद मुझे बैच लेना है, डाउट लेने जाने हैं। ऑल्दो मेरा प्रॉमिस था कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं तब तक कंटिन्यू करूँगा। जी। फीस भले ही मेरी फरवरी तक की हो गया, सेशन एंड हो गया, पर अब जो मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ फ्री हो, इसके बाद जाके उसका कोई वो नहीं। जो कमिटमेंट है पेरेंट्स से कि भाई मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा तो मैं दे रहा हूँ। कुछ बच्चे आज भी व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये डाउट बता दीजिएगा, ये इमीडिएट नहीं बता पाता हूँ, थोड़ा टाइम लेके बता देता हूँ, क्योंकि भाई व्हाट्सएप देखना करना ये सब भी थोड़ा सा टाइम टेकन है, पर आंसर ज़रूर मिलता है। आप मुझसे कितना भी पढ़ा लीजिए। शुरुआत की बात है सर, जेकेडमी की बात है कि एक हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम थी, विभा मैम जी। बहुत ही अच्छी मैम थी और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। मैं जब नया नया था तो हुआ क्या कि किसी ने बोल दिया सर को टाइपिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा। अब टाइपिंग का तो टी नहीं आता है उतना फ्रिक्वेंटली, जो कंप्यूटर टीचर टाइपिंग कर लेंगे वो आप और मैं थोड़ी कर सकते, बिल्कुल उसका। और उसके बाद उन्होंने कहा सर ये आप बना दीजिएगा, स्कीम बना दीजिएगा। मैंने कहा मैम ये तो मुझसे होता नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ इसी से रिलेटेड दूसरा काम दिया। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कि मैम आप मुझसे नंबर ऑफ पीरियड बढ़ा दीजिए या पढ़वा लीजिए, आप अरेंजमेंट में भेज दीजिए, हम वो कर लेंगे, मगर ये सब काम मतलब ये जो हमारे उसका नहीं है वो उसमें क्या फायदा। इससे साफ साफ अंदाजा लग जाता है हमें कि टीचिंग आपका पैशन है, बर्डन नहीं। हाँ बर्डन वो था जो आपको टाइपिंग वाला काम दिया जा रहा था। बर्डन। सर एक और सवाल है सर, ये हम तो सिर्फ बच्चों के लिए पूछना चाहते हैं सर कि कोई 10th क्लास में, मतलब कोई पब्लिशर हो या कोई ऐसी कोई बुक हो जो क्लास, जो सिलेबस हो क्लास 10th के हिसाब से, सर सबसे अच्छी बुक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। एक्चुअल में बच्चों के अंदर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, एक फोबिया हो गया जी कि हम 10 ईयर के सॉल्यूशन ले लें, हम प्रैक्टिस सेट परचेज कर लें। सबसे पहले रही बुक की, तो ऑब्वियसली सर हर कोई एनसीईआरटी से शुरुआत करता है। आप कोई भी एक बुक ले लो, उसके बाद आरडी शर्मा, अच्छा, या एमएल अग्रवाल या आरएस अग्रवाल, तीनों बुक अच्छी। आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल और आरएस अग्रवाल, आप इन बुक को पकड़ो, अच्छे से लगाओ तीनों को, किसी भी एक बुक को अच्छे से लगाओ, और इतना कॉन्फिडेंट आप रहो कि आपको आधी रात में उठा दिया जाए और पूछा जाए ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उस पर्टिकुलर बुक का वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आप भले ही 10 बुक मत लगाओ। आपने सपोज करिए आप बैठे हो, कोई बाहर की कोचिंग है, कोई बाहर का कोई है, उसकी शीट लेके लगाने लगे। आप इस भ्रम में मत पड़िए, दिखावे में मत जाइए। पहले आपके स्कूल में जो बुक चलती हैं उसको अच्छे से करिए। लोगों को एनसीईआरटी ही अच्छे से नहीं आती, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और क्वेश्चन जब वो 10 ईयर सॉल्विंग पेपर में आते हैं ना, सर ये बता दीजिए, ये बहुत अच्छा है, जबकि वो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। वो पैटर्न देखिए सब सेम होगा, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। अगर पैटर्न चेंज हो रहा हो तो बात है, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो डिजिट कितनी भी चेंज हो जाए कोई इशू नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आप रट रहे हो कि यहाँ 2 रख के ऐसा होगा, तो फिर तो कितनी भी बुक लगा लो आप, वो अलग ही आएगा क्वेश्चन। जैसे 11th में एक बहुत सारे टॉपिक है, पर एक टॉपिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप उसके 100 सवाल लगा लो, पर 101 वाला कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि उसमें केवल लॉजिक चल रहा। जैसे a+b का होल स्क्वायर a² b² 2ab, यहाँ तो फिक्स है कि हर बार फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होंगी चीजें, और उस तरह से आपको आंसर निकालना कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है सर, पर हर बार परम्यूटेशन लगेगी, कॉम्बिनेशन लगेगी, वो भी तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना सर। तो जब तक आप नरेट करके, बहुत से बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और मैथ्स के आंसर नहीं, आप वो पढ़कर उसकी मीनिंग नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आपको उसके मीनिंग नहीं पता ना,
जैसे सपोज करिए लैम्डा एक सिंबल है वेवलेंथ का, अब आपको मालूम ही नहीं है कि ये जो लैम्डा लिखा है ये वेवलेंथ का सिंबल है, तो आप जब कहीं लैम्डा वर्ड यूज होगा आपको पता ही नहीं होगा कि ये किस सीक्वेंस में यूज हुआ है। तो चीज़ें मिक्स हैं सर। अब जैसे पहले 11th-12th में स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आता था, जब हम लोग अपनी 12th करते थे तब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स 2 चैप्टर होते थे जो आपके मैथ्स में इंक्लूड थे, आज वो फिजिक्स में है, तो आप फिजिक्स और मैथ को अलग नहीं कर सकते। तो ये मैथ्स के फिजिक्स में डाल दिए गए? हाँ सर, अब जो बच्चे स्टैटिक्स डायनेमिक्स है वो फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़े, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके मैथ्स में आते थे, तो अलग सेपरेट बुक्स थी। और मैं क्या, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, स्पेशली टीचर्स ने तो उसी पैटर्न से ही पढ़ाई करी होगी। मैं भाई इतनी सारी अच्छी बातें सुनने के बाद अब ये सर 2 सवाल और हैं सर, छोटे छोटे से हैं। बिल्कुल सर। मैं तो जब सर का मतलब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि सर 13 साल से पढ़ा रहे हैं, सर जय अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक बात बताना भूल ही गया कि सर हमारे बहुत बड़े शायर भी है भाई, बहुत बढ़िया शायरी भी करते हैं। सर की टाइमिंग बहुत अच्छी है कि वो किसी भी मौजू पे, मतलब किसी भी ऐसे सिचुएशन पे वो शायरी बोल देते हैं। सर को स्पेशली जब भी कोई प्रोग्राम होता है, रजत भाटिया सर को बुलाया जाता है, तो वो कुछ 2 लाइंस बोल देते हैं। तो सर अगर कुछ याद हो अभी तो अभी सुना दिए। हाँ और नहीं सर जी, याद है, मैं इस बार की 2 लाइन आपके ऊपर ही बोलूंगा। जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया था तो आप लोगों के पास गए, जी सर पॉडकास्ट लेना है, परमिशन लेनी है, ये करना है। जी 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 आज 8 से 10 पॉडकास्ट के बाद ही आपकी स्थिति ये हो चुकी है कि अब सामने वाला आपको फोन करके कह रहा है अरे सर कि हाँ भैया हमारा पॉडकास्ट कर लो, हमारा पॉडकास्ट नहीं कर सर, लो। मगर हमारा आपके ये साथ कर ऐसा लो। नहीं हुआ। नहीं सर, आपने ये फोन तो- नहीं किया था। अरे ये तो तो पहले बता दे रहा हूं। आपका सर। जी तो इसमें मैं जो 2 लाइनें हैं देख के बोल सकता हूँ सर, बिल्कुल देख के बोल दीजिए अच्छा सर। क्योंकि टाइमिंग खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं जी देखिए, जिसकी नैया तैरती बैठे सब उस संग, जिसकी नैया तैरती बैठे सब उस संग, जो फंसता मझधार में लड़े अकेला जंग। बहुत ही बढ़िया। मतलब जिसकी नैया तैर रही है, जिसका चार्म है, तो उसके साथ तो हर कोई सेल्फी लेगा, बिल्कुल सही। और जब नैया मझधार में फंस गई तब आपके साथ कौन खड़ा है। उन लोगों को मत भूलिए अपने जीवन में, बिल्कुल सही। और हमेशा रिस्पेक्ट करिए। यही मैं मैथ्स के बच्चों के लिए, या अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। आप किसी टीचर से पूछो, सर मैं 11th में बेसिक या मैथ का तो अब क्वेश्चन जा चुका है कि अब मैं सर क्या चूज़ करूँ, कौन सा स्ट्रीम मेरे लिए अच्छा है। अरे आप अपने को सबसे बेटर जानते हो बिल्कुल सही कि ये तो आप किसी से पूछ रहे हो, ये सब भ्रम है। आप अपने को अच्छे से जानते हो और आपको लड़ना खुद ही पड़ेगा। आप ट्राइंगल या आप अर्थमेटिक या टिक्नोमेट्री, आप कोई भी ऐसे चैप्टर देख के आंखें बंद कर लोगे कि मेरा पेपर अच्छा चला जाए और मैं लगाऊं नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सरल सरल क्वेश्चन लगाओ। अगर ट्राइंगल 8 या 7 नंबर की आ रही है एग्जाम में, तो आप इतनी कर लो कि 3 से 4 नंबर लगाओ। कम से कम आप कुछ नहीं कर पा रहे तो नथिंग इज, वो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं से बहुत Something is better than समथिंग इज nothing। बेटर देन नथिंग। तो ये आप लोग follow कहते करिए। हैं, हमारे स्कूल में भी लोग कहते हैं कि हम दोनों, मतलब एक और है हमारे साथ के, एक नहीं 2 और हैं। हाँ। हमारे साजिद सर, हमारे विनोद सर, हम चारों कहा जाता है एक दूसरे के पूरक है। तो सर एक बात कहनी थी सर मुझे, जैसे सर आपने एक बात बोली ना, तो सर ने मुझे एक बात याद दिला दी है, अगर आप इजाजत दे अरे तो मैं बोल दूं सर। सर कहते हैं कि 10th पास करने के बाद बच्चा, या 9th या 11th जो भी है, वो अपने ऊपर भरोसा ना करके सर वो स्ट्रीम नहीं चुन पाता। इंसान इतना दूसरों पे भरोसा करता है। हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं, हम लेज का पैकेट खोलते हैं, हमें इतना भरोसा है लेज के ऊपर कि वो हमें जहर सर्व कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम फाड़ते हैं, हाथ डालते हैं, निकालते हैं और खा लेते हैं। इतना भरोसा है हमें उनके ऊपर। हम कोई भी बस में बैठते हैं, कभी चेक नहीं करते कि वो ड्रंक है बंदा, कि वो उसका एक पैर है भी कि नहीं, कि वो अंधा है। हम ड्राइवर की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, हम सीधे अपनी सीट पे जाके और बैठ। हम दूसरों पे इतना भरोसा करते हैं, हम अपने पे ही भरोसा नहीं करते सर। जितने भी सर सेमिनार्स होते हैं, कोई भी, अब जैसे आप अगर मुझसे एडवाइस लोगे तो एक हद तक मैं सब बताने के बाद ऐसा बता दूंगा कि मैथ्स स्ट्रीम अच्छी है। कहीं आप ना समझिए, जी। हर टीचर, हर सेमिनार आपको बहुत ज्यादा ऐसा बोलेगा कि ये अच्छा है, ये ऐसा है। जिसके पास जितनी सीटें वैकेंट होंगी ना, वो आपको कहेगा ये बहुत अच्छा है,
ये कर लो आप, ये बेस्ट है। आप किसी दूसरे सिटी में जब जाते हो, स्टेशन से उतरते हो, तो ऑटो वाला आपको बेस्ट होटल नहीं ले जाता, बिल्कुल आपको वो होटल ले जाता है जिसमें उसका कमीशन ज्यादा है। बिल्कुल सही। तो आज के दौर में अगर आपसे कोई फ्री में भी कहता है ना कि ये रजिस्टर करो, हम ऐसा अच्छा करेंगे, हम वैसा अच्छा करेंगे, तो किसी को इस कलयुग के ज़माने में किसी का फ्री में अच्छा करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। कोई ना कोई मोटिव, लॉजिक उसके पीछे हिडन होगा। आप समझिए, आप अपने को बेटर जानते हो कि आपका फ्रेंड उसमें दूसरा स्ट्रीम चॉइस कर रही है, इससे कुछ वो फर्क सॉरी सर ने इनडायरेक्टली वो स्कॉलरशिप वाले ट्रैप को कहीं एक्सपोज तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं सर, मैं जब भी मेरे कलीग्स भी बोलते हैं ना, अरे यार फला कोचिंग आ रही है या फला टीचर आ गए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप अपना लेवल उठाने पे फोकस करो। अगर आपका लेवल इतना अच्छा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चा नहीं आएगा आपके पास, वो कहेगा नहीं फल कितनी भी कोचिंग आ जाए, पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी, तो बच्चे भी बढ़ेंगे। तो सर आप हमेशा बोलते तो हैं, हम लोग जब लंच साथ करते हैं तो आप हमेशा एक बात शेयर करते हैं कि भाई अगर आपकी किस्मत में है तो वो छीन नहीं सकता कोई भी, मेहनत करें, और अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको कभी नहीं मिलेगा वो, आप चाहे जितने हाथ पैर मान लीजिए। एक्चुअली आप मेहनत उतना कर मान के चलिए, कोई बंदा है वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा, आपसे ज्यादा अच्छा लॉजिक है उसका, तो ऑब्वियसली लॉजिकली सेंसिबल है मान लीजिए। हाँ, वो तो फिर होगा ही सर। तो फिर तो बच्चा डेफिनेटली वहां जाएगा। आप अपने को इम्प्रूव कर जलने की बजाय आप अपने को इम्प्रूव करने की उसमें रहो, अपने को इम्प्रूव अपडेट रखोगे। जैसे सर एक हम लोगों के सर हैं, वो अब कोटा चले गए, विपुल सर, अरे वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि कोई भी नई चीज आती थी, जब मैं नया था स्कूल फील्ड में, तो पैनिक हो जाता था। सर उनका नाम लिए सर, अच्छी तरीके से बताइए उनके बारे में, हमारे बता रहा हूँ, बहुत तो अच्छे सर ने भी देखा होगा, हम लोग पैनिक हो जाते थे, पर वो हमारे जो विपुल सर हैं, विपुल श्रीवास्तव सर, वो हमेशा हम लोगों को ये बोलते थे कि यार नई चीज आएगी, सीखना तो पड़ेगा, या तो फिर उसको तुम जल कुड़ के करो, बुराइयां करके करो, या फिर वो चीज़ सीख लो तो आगे जाके बेनिफिट हो जाएगी। तो मैं तो उसी फिलॉसफी पे रहता हूँ कि कोई चीज़ आई हमको सीखनी है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में उसकी नीड होगी। अपडेट तो हमको रहना ही पड़ेगा। हम पुरानी फिलॉसफी पे ही चलते रहेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम की बात है। मेरे व्यूअर्स पहले ऐसे गेस्ट आए हैं जो मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, मेरे पास कम आइडिया पड़ गए हैं और ये मुझे बताते जा रहे हैं। जैसे इन्होंने विपुल श्रीवास्तव सर के बारे में बोला, वो एक्चुअली वो एक ऐसे इंसान है जो पूरा मतलब एक तरीके के कहते हैं ना ऑरा, जैसे कहते हैं ऑरा, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर आप उनके साथ रहें। विपुल श्रीवास्तव बायोलॉजी पढ़ाते हैं, इस वक्त इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे सर, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर IIT और नीट, उसमें वो पढ़ा रहे हैं। उनकी वाइफ सर कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो जैसा इंसान होता है वो वैसा इंसान को ढूंढ ही लेता है अपने साथ रखने के लिए। उनकी वाइफ जो है वो इंग्लिश पढ़ाती थी मेरे साथ। क्यों सर? विपुल सर बायो पढ़ाते थे और उनकी वाइफ जो थी दीपिका मैम, दीपिका श्रीवास्तव, वो इंग्लिश मेरे साथ पढ़ाती थी। हम लोग पैरेलल पढ़ाते थे, मैं भी 9th क्लास पढ़ाता था, वो भी 9th पढ़ाती थी, मैं भी 10th पढ़ाता था, वो भी 10th। आज तक कोई, सर आप बता दीजिए, कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। हम लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को ढकने में और उसको सॉल्व करने में हम लोग ज्यादा फोकस करते थे। कितने अच्छे इंसान सर। क्या बोला आपने कि कोई भी नई चीज आई, विपुल सर के ये वर्ड्स हैं जो गोल्डन वर्ड्स हैं, कि कोई भी नई चीज आए उसको एज अ चैलेंज लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सीखो, कहीं ना कहीं वो काम ही आएगा, काम आएगा। और उस समय तो आप बुराई कर रहे होगे, पर एट द एंड आपको लगेगा कि नहीं यार, हमारा लेवल अब अप हो चुका है। बिल्कुल। जैसे हमारे जे अकेडमी के जो प्रिंसिपल सर हैं, वो भी हम लोगों से काफ़ी मेहनत कराते हैं। डॉक्टर संजय सिंह, हाँ सर हैं, तो काफ़ी मेहनत कराते हैं। और थोड़े समय में लगता है कि अरे यार ये बर्डन आ गया या ये चीज़ आ गई, बट नहीं, ये फैक्ट है। देखिए, आप बहुत से लोग होंगे जो सामने अच्छे बनते होंगे और पीठ पीछे बुरा कहते होंगे। हम लोग वो हैं कि सामने बुरे बन जाते हैं और पीठ पीछे अच्छा ही करते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर जो बात नहीं समझ आती है तो वो बोल देते हैं कि सर ये नहीं समझ आया। पर उन्होंने जो धीमे धीमे, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि लेवल
अप हो चुका है। बहुत बढ़िया धीरे धीरे जैसे उन्होंने स्टेज फियर हटाया, सर। कितने वर्कशॉप हो रहे हैं सर। वर्कशॉप हुए, कुछ वर्कशॉप नहीं भी काम के लगते हैं पर करने होते हैं पड़ते हैं, काम पर जब वो कह देते कि अब आप आओ, आप करोगे, तो ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि हाँ धीरे धीरे स्टेज फियर मुझे अभी तक याद है रजत सर, जब इसमें आपको मैं भेजा अभी एक मैथ्स के चीज- वर्कशॉप हाँ, के लिए, तो रजत सर परेशान हो रहे थे कि हम क्या करेंगे। मगर जब रजत सर वर्कशॉप लेने, आप कहाँ गए थे, किसी दूसरे स्कूल गए थे शायद, शेयरवुड गया था। शेयरवुड गए और फिर वहां जाके आपने प्रेजेंटेशन दी, खूब तालियां बटोरी संजय। बट एक्चुअली आपने क्रेडिट संजय सर को ही दिया कि संजय सर अगर ना भेजते हमें, प्रिंसिपल सर हमारे, स्टेज फियर खत्म करने में एक पर्सन का और क्रेडिट है, हमारे फरहान सर का। अरे ये इनका भरोसा नहीं होता है, जब चाहे माइक से अनाउंस कर देते आइए सर 2 लाइन बोलनी। इन्होंने एक बार जो 2 लाइन 4 लाइन बुलवाई थी, वो मैंने ऐसे ही वो वीडियो बना के इन्होंने मुझे सर, वो भेजा वाली था, सर। और वो मैंने उठाकर इंस्टाग्राम पे डाला। इंस्टाग्राम पे डाल दिया। उसमें आज 3,500-4 हजार व्यूज है। बताइए तो जबकि मैं तो बिल्कुल इतना इंस्टाग्राम ऑपरेट भी नहीं करता हूँ, बहुत लिमिटेड उसमें चलती है मेरी कहानी। नहीं, पर अच्छा है, हर अच्छे पर्सन की अच्छी चीजें रखिए, बुरी चीजें छोड़ते जाइए। ये सामने ऑन कैमरा तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, शायद 100% मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ, बट हाँ 80% करता हूँ, 70 करता हूँ, धीरे धीरे 90 करने लगूंगा। ऐसे ही आप भी शुरुआत करिए, क्रिटिसिज्म छोड़ दीजिए, खत्म ही कर दिए। खत्म कर दीजिए। क्रिटिसिज्म में हो क्या रहा, बच्चा आपसे पढ़ने आया, 15 मिनट आपने दूसरे की बुराई करी, आपने मान के चलिए आपके पास 20 बच्चे बैठे हैं पढ़ने, 5 बच्चे जानते थे, आपने क्रिटिसिज्म किया, अब आपके बैच के 20 बच्चे उन टीचर को जानते हैं। जानने लगे, बिल्कुल सही। मत चर्चा, मैं तो किसी ने बोला हाँ बेटा ठीक है, तुम इस बात की फीस नहीं देते हो, तुम यहाँ कंटेंट की फीस दे रहे बिल्कुल हो। सही, बहुत बढ़िया सर। बचे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेफ इन द सेंस, कभी ना कभी कोई बच्चा कहीं और बोले, कहीं से बात जाए, तो फिर बुराइयां होती हैं। आप ठीक रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सर इतनी मधुर बातें हैं और इतनी अच्छी बातें और इतने सादगी से आप सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपके तो छोटे छोटे से 2 सवाल बचे हैं, वो हम अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, एंड तक लाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूअर्स को ये किसी भी एंगल से बड़ा और बोरिंग लगेगा, क्योंकि रजत भाटिया सर सबसे रूबरू हो रहे हैं। मुझे तो आप रोज़ ही देखते हो पॉडकास्ट के होस्ट के तौर पे। सर, आईसीएसई और सीबीएसई, मैं हर टीचर से ये सवाल पूछता हूँ हर सब्जेक्ट में, आईसीएसई और सीबीएसई में कितना फ़र्क है सर, मैथ्स में स्पेशली? मैं 9th और 10th की बात कर रहा हूँ। सर, आईसीएसई और सीबीएसई में मैथ्स के लिए काफ़ी फ़र्क है। इवन मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए भी काफ़ी डिफरेंस है, जो मैं सब्जेक्ट जानता हूँ। जी। यहाँ हम लोग 10th में 14 चैप्टर पढ़ रहे हैं, सीबीएसई में सीबीएसई 10th 14 चैप्टर, 14, हाँ 14 चैप्टर, वो 28, 24 पढ़ते हैं। अब इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सीबीएसई मेजर पेपर कराती है, नीट सीबीएसई करा रही है, जेई सीबीएसई करा रही है, तो सीबीएसई एक ऑप्शन दे रही है बच्चों को कि मान के चलिए मुझे आगे जाके 10th नहीं मतलब मैथ्स नहीं लेनी, तो अब मैं वो 28 चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट, वैट, टैक्स, वैट तो खैर अब डिलीट हो गया, जीएसटी या सर्ट्स, इतने सारे चैप्टर बच्चे के पास होते हैं ना। अच्छा, ये आप आईसीएसई बता रहे हैं? आईसीएसई बता रहा हूँ, इतने सारे चैप्टर वो बच्चे पढ़ते हैं कि एक वीक और एवरेज बच्चा तो कहीं खो चुका होता है। उसको पेपर 80 मार्क्स का बनेगा, 24 चैप्टर है। अब मैं बात सेलिना बुक की कर रहा हूँ। अच्छा, ये आईसीएसई में? आईसीएसई में सेलिना पब्लिकेशन थोड़ा फेवरेट अच्छा है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। अदर पब्लिकेशन में कम ज़्यादा हो सकते हैं, मर्ज कर दिया जाए चैप्टर को। तो अब 24 एक एवरेज आप बनाओगे तो 4 to 5 क्वेश्चन ही हर चैप्टर से आप रख पा रहे हैं। तो कभी आप बच्चे को डिटेलिंग में नहीं पढ़ा पा रहे। जो बच्चा अच्छा है वो तो कर ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट जो वीक और एवरेज है वो तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब आप लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं, किसी की फंक्शन में गए, जब छोटे फंक्शंस में जाते हैं ना, जहाँ लिमिटेड 2 सब्जी होती हैं, एक पूड़ी होती है, एक रायता होता है, आप वहाँ पेट भर के खा के आते हैं एक्चुअली, और कहते हो कि बहुत अच्छा खाना है। पर जहाँ बहुत लेविश पार्टी होती है, 5 तरह की सब्जी, 10 तरह का मीठा, आप चूज ही करते रह जाते हो कि खाना क्या है, और एट द एंड आप कहते हो घर आके मैगी बना दो या बहुत अच्छा, भूखे रह गए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। तो डिफरेंस तो है, नो डाउट, बट बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से वो कितना कर पाएंगे ये भी तो देखना है ना। आज से 20 साल पहले उतनी को करिकुलम एक्टिविटी नहीं थी बच्चों के पास। आज बच्चे
इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं बच्चे, डांस में भी हैं बच्चे, क्रिकेट में भी हैं Artist बच्चे, भी हैं, आर्ट में भी हाँ, हैं, सही। बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पर अगर सिर्फ सिलेबस का बर्डन उन पे रहेगा तो फिर वो बाकी एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। तो आईसीएसई को इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कट अपने शॉर्ट कर दें थोड़े से। चीज़ों को करें, और सीबीएसई को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब ज़्यादा कट शॉर्ट ना करें, ना कर सके और कम हो जाएगा वो। 10th में तो सिलेबस आप रिड्यूस कर रहे हो, आप सोचते हो ये हटा दो वो हटा दो, पर 12th का तो सिलेबस वैसा ही है और उसमें भी कट शॉर्ट हुआ है, पर कंपैरेटिवली सिलेबस है। और 12th के बाद जब बच्चा जेई नीट के लिए जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो ये इतना गैप भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए सर, बहुत ही अच्छा आपने सवालों के जवाब दिए। एक आखिरी सवाल, जी सर। जो आप लॉजिकली सेंसिबल के प्लेटफॉर्म वेयर टू पीपल मीट, डिस्कस एंड शेयर, उसके माध्यम से, मतलब उसके थ्रू आप हमारी व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं और हमें एक गुड लक कहना चाहते हैं? नहीं, आपकी टीम को और आपको सर बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत। आप आगे ऐसे ही पॉडकास्ट लेते रहिए, हर फील्ड के धुरंधरों को बुलाते रहिए, लोगों को एंटरटेन करते रहिए। बिल्कुल सर। बहुत अच्छे व्यूज़ होंगे धीरे धीरे आप लोगों के। शुक्रिया। और इतनी एक बात मैं इसमें और ऐड करूंगा कि आप हार नहीं मानते। 10 व्यूज़ आ रहे, 100 व्यूज़ आ रहे, 500 व्यूज़ आ रहे, आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो, एक ना एक दिन कभी कुछ ऐसा आएगा कि उसका आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा और आप हमारी लोग बहुत नियत तरक्की सर, करेंगे। हमारी नियत अच्छी है कि नियत अच्छी है और पेशेंस। हाँ, वो जो मैंने Patience, शुरुआत में बोला हाँ, था सर, ये पेशेंस तो सर, सब्र सब्र एक तो ऐसी चीज है करना ही जो पड़ेगा। मतलब जमीन से आसमान तक कब ले जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ और सर नहीं कह सकते। वो नहीं सोचा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब रजत भाटिया सर का अगर पॉडकास्ट लिया है तो वो कहाँ कहाँ पहुंचेगा सर, वो बच्चे उसका फायदा ही उठाएंगे ना सर। ये सारी चीजें सीखेंगे आपसे, जो आपने वैल्यू बेस्ड मोरल वैल्यूज दिए हैं आपने, वो सर बच्चों तक जाएंगी ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखेंगे सर वो। थैंक यू सो मच सर फॉर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आपने अपने काफ़ी बैचेस को अपने मतलब सस्पेंड भी कर दिया, कल के लिए टाल दिया, और थोड़ा सा आप आज देर रात तक पढ़ाएंगे, मुझे पता है इनका 6-7 बजे तक ख़त्म होता था, आज ये 8-9 बजे तक शिफ्ट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सर हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू।